हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और अपनी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए और आप सबकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज मैनेजमेंट यानी होम मैनेजमेंट का पार्ट लेके आई हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज हम सब लोग मिलके होम मैनेजमेंट की प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि होम मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है, मूल्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वैल्यू क्या है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत ही कम है, उसको देखते हुए हम लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है गृह प्रबंधन की प्रक्रिया। चाहे प्रबंधन कहिए या फिर गृह प्रबंधन कहिए, तो दोनों को एक ही है। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कितनी है? 3। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इसमें संगठन को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि इसमें संगठन को नहीं जोड़ा गया है। ओके, आयोजन, संगठन और मूल्यांकन। ओके, जो हमारा आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये जो चारों है वो किसकी प्रक्रिया है? उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी प्रबंध प्रक्रिया जो होती है उसके 4 चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, कि गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। तो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इसको ही और इसको एक त्रिकोण के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिकोण हम लोग बनाए, यहाँ पे मूल्य हो गया, यहाँ पे लक्ष्य हो गया, यहाँ पे स्तर हो गया। ठीक है, मूल्य, लक्ष्य, स्तर। और इस त्रिकोण का एक केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु क्या होता है? ये जो केंद्र बिंदु है इस त्रिकोण का, ये मूल्य होता है। ठीक है, त्रिकोण का केंद्र बिंदु क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्या होता है? मूल्य होता है। अब मूल्य क्या? वैल्यू। वैल्यू से क्या होता है? लक्ष्य के निर्धारण में जो हम कोई भी काम करते हैं, कोई संगठन करते हैं, किसी चीज का निर्णय लेते हैं, तो उस और निर्णय क्यों लेते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम लोग का पेपर है तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अपने पेपर को देने के लिए, तैयारी करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्य, वैल्यू को वैल्यूएशन करेंगे। क्या चीज अच्छा है, कैसा है, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस चीज की वैल्यू करेंगे। देखेंगे, यानी लक्ष्य जो हमारा वैल्यू होता है वो लक्ष्य के निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है, ये अधिक स्पष्ट होता, अनिश्चित होता, आत्मगत होते हैं और व्यवहार को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक, अब मूल्यों की विशेषताएं हम लोग देखते हैं कि मूल्य की क्या विशेषताएं हैं। तो मूल्य की विशेषताएं हैं, मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, मूल्य अस्थायी व अस्थायी दोनों होते हैं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं, मूल्य स्थायी व अस्थायी दोनों होते हैं, मूल्य ऐच्छिक व संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्यों में स्वनिर्माण व विकास करने की क्षमता होती है। क्या होता है? मूल्यों में स्वयं से निर्माण करने की और विकास करने की क्षमता होती है और ये संस्कृत के परिचायक भी होते हैं। मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ये पूछा भी जाता है कि मूल्य कैसे होते हैं, तो मूल्य धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। उससे हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे मूल्य रहेंगे उसी प्रकार से हमें उसका परिणाम मिलेगा। अगला है मूल्यों को नापा या अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, मूल्यों को नापा या अध्ययन किया जा सकता है। अतः मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगला क्या है? लक्ष्य व स्तर मूल्य में सहायक हो। जो लक्ष्य और स्तर है वो मूल्य के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं क्या, और क्या है कि जो मूल्य है वो आंतरिक और साधनात्मक भी होते हैं। ठीक है, जो आंतरिक मूल्य होते हैं उच्च होते हैं और जो साधनात्मक होते हैं निम्न होते हैं। आंतरिक मूल्य में क्या होता है? प्राकृतिक मूल्य होते हैं, इसका दबाव नहीं होता। जैसे कि हम लोग का मूल्य क्या आंतरिक मूल्य वैल्यू के माँ बेटे का आपस में लगाव क्या होता है? वो आंतरिक होता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है। अगला साधनात्मक मूल्य किसी कार्य को करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जैसे हम ये क्या करना है, हमें पेपर देना है तो हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस टीचर से पढ़ाई करेंगे और हमें उस
कौन सी बुक से पढ़ाई करेंगे, ये सब हमारे साधनात्मक मूल्य होते हैं। ठीक है। और मैंकी महोदय ने साधनात्मक मूल्य को 4 प्रकार से बताया है। कौन कौन से बताया है? इसको हम POS यानी पोस्ट से भी समझ सकते हैं। P से प्लानिंग, O से क्या होता है? ऑर्डर, S से स्किल और E से इफिशियंसी यानी कुशलता, कौशल, क्रमबद्धता और आयोजन। ठीक है। अगला है पारकर महोदय ने मूल्यों का वर्गीकरण किया। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको देख लीजिए। ये जो है हमारा है, पारकर महोदय के अनुसार मूल्यों को 9 भागों में बांटा गया। ये पेपर में भी पूछे गए क्वेश्चन, ये इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। ठीक है। क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ओके। पहला क्या? आराम और सुख, दूसरा प्रेम, तीसरा महत्वाकांक्षा, चौथा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, पांचवा कला, छठवां खेल, सातवां धर्म, आठवां स्वास्थ्य, नौवां शिल्प विज्ञान रुचियां। इसमें 2 एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं होते हैं जो अलग से क्रियात्मक और कल्पनात्मक। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा गया कि पारकर के मूल्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो उसको हम 9 ही करेंगे। अगर 2 एक्स्ट्रा पूछ लिए कि इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो क्रियात्मक और कल्पनात्मक हम बता सकते हैं। और जो लिंडसे महोदय है, इन्होंने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनैतिक, धार्मिक। ठीक है। और प्रोफेसर नायडू ने कितने बनाए हैं? ये भी 6 बताए। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक। ठीक है। लिंडसे महोदय ने सौंदर्यात्मक बताया है, तो PSA महोदय ने मनोवैज्ञानिक बताया है। बाकी तो सारी एक ही है, बराबर बराबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग देखिएगा। मूल्य लक्ष्य एवं स्तर से अधिक महत्वपूर्ण है। लक्ष्य एवं स्तर के निर्माण में मूल्य सहायक है। लक्ष्य एवं स्तर पर मूल्य अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लक्ष्य व स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। ठीक है। अगला क्या देखिए लक्ष्य। अब हम लोग मूल्य तो पढ़ चुके, अब लक्ष्य पढ़ते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या है, आप लोग बताइए। लक्ष्य क्या है? हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है नौकरी पाना। और किस तरीके से पाना है, उसके लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है खोजेंगे, बेस्ट टीचर कौन से हैं उसको खोजेंगे। ठीक है। तो क्या है, लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं। लक्ष्य सिर्फ साध्य है, साधन नहीं है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो पूरा परिवार प्रयत्नशील रहता है। क्योंकि देखिए हमारा लक्ष्य होता है हमें घर बनवाना है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करवानी, ये सब जो होते हैं ये पारिवारिक लक्ष्य होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा परिवार प्रयत्नशील रहता है। अगला है लक्ष्य मूल्यों से अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। लक्ष्य जो है वो मूल्यों से अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अच्छे मार्गदर्शन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूल्य मूल्य हमारे अंदर निहित होते हैं। अगला है लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। यानी लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है? मूल्यों से। तो पूछा जा सकता है कि लक्ष्यों की उत्पत्ति किससे होती है, तो किससे होती है? मूल्यों से होती है। अगला है लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा लक्ष्य है, दूसरा पूरा होता है तीसरा आ जाता है, तीसरा पूरा तो चौथा आ जाता है। इस प्रकार से लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। अगला देखिए लक्ष्य के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो लक्ष्य कितने प्रकार के हैं? तो लक्ष्य 3 प्रकार के हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य। ठीक है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य में क्या आता है? जैसे घर बनवाना हुआ, बच्चों की शादी करना हुआ, बच्चों की शिक्षा दिलाना, ये सब हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य हैं। और अल्पकालीन लक्ष्य में क्या आता है? अल्पकालीन लक्ष्य को हम मध्य लक्ष्य या तत्कालीन लक्ष्य भी कहते हैं। ये अधिक स्पष्ट व निश्चित होते हैं, असत्य भी होते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपनाए जाते हैं। ठीक है। अल्पकालीन लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपनाए जाते हैं। जैसे सभी दैनिक लक्ष्य, हम जो डेली के कार्य करते हैं वो सभी क्या है? अल्पकालीन लक्ष्य है। और थर्ड क्या है? मध्य अंत लक्ष्य यानी साधन समाप्ति लक्ष्य भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साधन समाप्ति लक्ष्य भी कहते हैं। ऐसे क्या हो, मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त लक्ष्य करने हेतु चरण के रूप में रहते हैं। ठीक है। मध्यवर्ती लक्ष्य जो होते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु चरण के रूप में रहते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। समझे? क्योंकि इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हम तुरंत निर्णय लेते हैं। जैसे बैंक से पैसा निकालना हुआ, चेक काटना हुआ, बच्चों को पढ़ाने हेतु किताबें खरीदनी हुई, ये सब हमारे कैसे हैं? साधन समाप्ति लक्ष्य या मध्य अंत लक्ष्य। ठीक है। अगला है लक्ष्यों की विशेषताएं कि लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है लक्ष्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी लक्ष्य ऐसे होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। एक पूरा होने पर दूसरा आता है, दूसरा पूरा होने पर तीसरा आता है, तीसरा पूरा होने पर चौथा आता है। ये निरंतर बनी रहती है। अगला है लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। जी बिल्कुल, लक्ष्य जो हो समय पर आधारित होते हैं कि हमारा समय कैसा, किस हिसाब से अपना लक्ष्य, हम समय को देखते हुए तब लक्ष्य बनाते हैं। अगला है लक्ष्य परिवर्तनशील होते। जी बिल्कुल, लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। आप सोचेंगे कैसे परिवर्तनशील होते हैं? हमने अपना कोई लक्ष्य बनाया कि आज हम इतना काम करेंगे, अब बीच में ऐसा हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि जो है हमको वो चीज बदलना पड़ता है। यानी लक्ष्य को परिवर्तनशील है। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। जी, लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है? मूल्यों से होती है। अगला लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या होता है? लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? लक्ष्य से, क्योंकि जैसे हम अपने लक्ष्य बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे, हम लोग हमको देख के हमारे व्यक्तित्व का उसे अनुमान लगाएंगे कि हम अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, अच्छे लक्ष्य बना रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। हम बुरा लक्ष्य बना रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व बुरा होगा। अगला क्या है? लक्ष्य व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होते हैं। लक्ष्य देखिए, पारिवारिक लक्ष्य भी होते हैं, एकल लक्ष्य भी होते हैं। लक्ष्य हम हमारा परीक्षा पास करना है, हमारा एकल लक्ष्य है। शादी करना और घर बनवाना, ये सब हमारे सामूहिक लक्ष्य हो जाते हैं। अगला लक्ष्य की प्रकृति गतिशील है। जी, जो लक्ष्य है वो गतिशील होती है, निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। लक्ष्य व्यवहारवादी व यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्य जो है वो व्यवहारवादी व यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, उसको ये उसका वास्तविकता से भी कनेक्शन होता है और हमारे व्यवहार से भी। लक्ष्य क्या है? समाज से प्रभावित होते हैं। क्या है? लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। हमारा समाज जैसा रहेगा, हमारा वातावरण जैसा है, हमारा जो माहौल जैसा है, उस तरीके से हम अपने लक्ष्य को बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। अगला है लक्ष्य का संबंध आशा से होता है। जी बिल्कुल, हम आशा से ही तो दुनिया टिकी हुई है। इंसान आशा करता है तभी विश्वास करता है, तभी हम उस कोई चीज को बनाने के लिए लक्ष्य बना पाते हैं। अगला पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने से लक्ष्यों में परिवर्तन होता है। ठीक, बिल्कुल चक्र सही है कि पारित जिनके फर्स्ट अवस्था में लक्ष्य अलग रहेंगे, मध्य में लक्ष्य अलग रहेंगे, वृद्धावस्था में लक्ष्य अलग रहेंगे। तो लक्ष्य का परिवर्तनशील होते रहते हैं। उनका अपने हमारे जीवन चक्र से बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगला क्या है? स्टैंडर्ड यानी स्तर। कि स्तर क्या है? तो स्तर जो है, स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। किससे होती है? स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। स्तर लक्ष्य, जो मूल्य लक्ष्य है वो स्तर एक दूसरे से घनिष्ठ से संबंधित होती है। यानी त्रिकोण में है तो मूल्य और लक्ष्य स्तर सब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है, मूल्य लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक, अगला किसी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति के मूल्य और लक्ष्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन स्तर को मापा और निरीक्षण किया जा सकता है। जो हमारा मूल्य और लक्ष्य है इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति का मूल्य ऐसा है, इस बारे में ऐसा सोचता है तो इसका व्यवहार ऐसा होगा, इसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन जो स्तर होते हैं, स्तर को हम लोग माप सकते हैं और निरीक्षण किए कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे गाड़ी से आ रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, तो लोग हमारे स्तर कहेंगे कि हाँ, इनका स्टैंडर्ड अप है। मतलब ये जो है धनी वर्ग में है, मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में। हमारे रहन सहन के ढंग से, खान पान से, पहनावे से, बोल चाल से, इन सब से हमारा लक्ष्य, हमारा स्तर जो है वो डिसाइड के लोग करते हैं। जैसे भोजन परिधान शिक्षा आचरण, ये सब चीज से हमारा स्टैंडर्ड लोग निश्चित करते हैं। स्तर की परिभाषा भी विद्वानों ने दी है। इसमें देखते कौन कौन से हैं। पहले है निकिल एवं डार्सी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है, और यह किसी वस्तु में और यह किसी वस्तु में और यह किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकारों का निर्धारित करती है कि इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है ग्रास और क्रैंडल के अनुसार। इतनी बड़ी परिभाषा तो याद हो नहीं सकती, लेकिन अब इतना तो याद ही कर सकते हैं कि स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। ठीक है, जो हमारे मूल्यों से जिसकी उत्पत्ति हुई वो लक्ष्य है। ठीक है, और सबसे मेन चीज हम इस पे ध्यान देंगे कि हमें उससे कितना संतोष हुआ। जहाँ संतोष की बात आ जाएगी वहां निकल जी आ जाएंगे। अगला है ग्रास और क्रैंडल के अनुसार। गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन के रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यकता समझी जाने वाली स्थितियों व मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
यहाँ मानसिक चीज की बात अधिकतर किसने कही है, चाहे वो गृह व्यवस्था में हो, चाहे वो मूल्य लक्ष्य स्तर में, जहाँ भी हम लोग मानसिक चित्र के बात, मानसिक स्थिति, मानसिक प्रक्रिया, ये सब हमारा अधिकतर गैस और कैंडल से संबंधित हो जाते हैं। अगला है स्तर के प्रकार, के स्तर कितने प्रकार के हैं। तो स्तर कितने प्रकार के, स्तर दो प्रकार के। पहला क्या है, परंपरागत स्तर, दूसरा नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। ओके, जो परंपरागत स्तर है वो क्या है, रूढ़िगत स्तर है। क्या है, रूढ़िगत स्तर है। इन्हें समाज के बड़े समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है। और जो परंपरागत है, परिवार इन्हें विचारे अपनाता है। इस स्तर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। परंपरागत स्तर उच्च स्तर, जिसे बनाए रखने के लिए अधिक समय व श्रम व धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे घर में प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाना, प्रतिदिन किए जाने वाले सभी कार्य, ये हमारे परंपरागत कार्य होते हैं। परंपरागत मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, इन सब चीजों को बदला नहीं जा सकता। क्योंकि सुबह उठना तो उठना है, उठ के झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा ब्रश मंजन करना, ब्रश खाना बनाना है, खाना है, ऑफिस स्कूल जहाँ भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब करना है। वो करना है तो करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला नमनीय परिवर्तनशील स्तर, यह जो है परंपरागत स्तर के ठीक विपरीत होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता सुविधा अनुकूल परिस्थिति अनुसार कर लेते हैं। ये ऐसे स्तर हैं जो इंसान अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित कर लेता है। कि अब आपको क्या जिससे है कि कोई भी सम अगर हम अपने परिवर्तनशील स्तर के बारे में बता रहे हैं, बात करें, तो क्या होता है, इस समाज से स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी है 10 बजे तक 12 बजे तक सोता है, तो हाँ अरे, तो ये हमारी जो समाज है इसके द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती, उनको मान्यता नहीं मिलती है। वो हम खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्या है, इन इन स्तरों को समाज के बड़े समुदाय स्वीकार नहीं किया जा सकता। सही बात है, यह परिवर्तनशील होते हैं। जब ये परिवर्तनशील, इसका नाम ही है तो ये परिवर्तनशील है। ये समय, स्थान, प्रदेश आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कहीं भी हमारा देश ऐसा विभिन्नता का देश है। कहीं एक जगह गर्मी है तो कहीं ठंडी है तो कहीं बारिश हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने स्तर को बदल सकते हैं। हम जहाँ गर्मी के मौसम में गर्मी के कपड़े पहने, ठंडी का मौसम तो ठंडी के अनुसार कपड़े पहनेंगे, बारिश में तो बारिश के अनुसार पहनेंगे। उसी हिसाब से अपना खान पान, व्यवहार, भाषा, सब कुछ उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अगला है, यह स्तर नौकरी पेशा करने वाले पति पत्नी के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला है स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। ये स्तरों को क्या कारक प्रभावित करते हैं। स्तर, तो देखते हैं स्तर की उत्पत्ति कैसे हुई, मूल्य से हुई। ओके, अगला स्तर का समय, श्रम और धन की दृष्टि से महत्व है। मौलिक मूल्यों से संबंध होता है स्तर का। स्तरों को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पर, ठीक है, परिवार के सदस्यों का मेन स्तर जो होता है हमारे बनाए परिवार के सदस्यों का भी योगदान होता है। स्तरों का सामाजिक स्वीकरण भी जरूरी है। इसके लिए स्तरों को प्रभावित करने वाली ये सारी चीज जो है हमारे स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखते हैं, प्रबंधन की प्रबंधन प्रक्रिया क्या है। तो प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, प्रबंधन प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, नियोजन या आयोजन क्या है, और ये गत्यात्मक होती है। जो प्रबंधन प्रक्रिया होती है वो गत्यात्मक होती है, निरंतर चलने वाली होती है। प्लानिंग यानी आयोजन की क्या परिभाषा है, ये गत्यात्मक है। समय, मौसम, संस्कृति की परिस्थिति अनुसार बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं, आयोजन। हम जो प्लान करते हैं समय समय के, परिस्थिति के, मौसम के, हालात के, इन सब के अनुसार हम बदलते रहते हैं। इसमें परिभाषा को देते हुए क्या निकोल और डार्सी ने क्या कहा, प्लानिंग की परिभाषा क्या इन्होंने दी है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना शामिल है। ठीक है, तो अगर इसके प्लानिंग के आयोजन के चरण पूछे जाए कि प्रबंधन प्रक्रिया कितने चरण है, तो 4 चरण किसने बताया है, निखिल एवं डार्सी ने 4 चरण बताए, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ग्रास एंड कंडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। इन्होंने देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इन्होंने 3 चरण बताए किसके, आयोजन प्रबंधन प्रक्रिया की। कौन कौन से, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है,
इन्होंने एक परिभाषा और भी दी है कि प्रबंधन प्रक्रिया के सभी चरण एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से पहले से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में और तीसरे से चौथे में पड़ता है। जी बिल्कुल सही है। आयोजन का प्रभाव आयोजन का संगठन पर, संगठन का नियंत्रण पर, नियंत्रण का मूल्यांकन, सारे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगले कौन से वैज्ञानिक है? मनोवैज्ञानिक न्यूमन व समर ने, जिन्होंने क्या कहा है? क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है। प्रबंध प्रक्रिया को प्रशासनात्मक कौशल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि प्रशासनात्मक कौशल किसने कहा है? प्रबंधन प्रक्रिया को प्रशासनात्मक कौशल किसने कहा? तो न्यूमैन और समर ने। अगला ओपनहीम, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने व्यवस्था की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया है कि निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला एलन महोदय हैं, जिन्होंने कहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। देखिए, अगर पिंजड़े की बात आ गई तो एलन, हम लोग ऐसे भी अपने आप को याद कर सकते हैं कि एलन, मान लीजिए एक तोता है, तोता किस में रहता है? पिंजड़ा में। तो ये जो तोता है उसका नाम एलन है और वो पिंजड़े में रहता है। एक इसके लिए हमारे याद करने के लिए कि भविष्य को पढ़ने के लिए, और अधिकतर जो तोता होता है भविष्य बताता है। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। अगला है जार जार टेरी के अनुसार, इन्होंने क्या बताया? नियोजन भविष्य के संबंध में प्रस्तावित क्रियाओं तथा निर्माण जिन्हें की निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता है, वह तथ्यों का चयन एवं उन्हें संबंध व धारणाओं को बनाना तथा उपयोग करना। ठीक है, तो ये किसका है? जार जार टेरी का। अगला है नियोजन का महत्व, कि नियोजन के क्या महत्व है? नियोजन का महत्व है लक्ष्यों और उद्देश्यों में ध्यान देने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? लक्ष्य और उद्देश्यों में ध्यान देने में सहायक होता है। मनोबल व अभिप्रेरणा में वृद्धि हेतु सहायक होता है। क्रियाओं में मितव्ययिता लाने हेतु सहायक होता है। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हेतु सहायक होता है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग हेतु सहायक होता है। अगला, राष्ट्र को समृद्ध बनाने हेतु। फिर सेवंथ क्या है? विभिन्न कार्यों में एकता व समन्वय स्थापित करने के लिए। उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए, जो हम लोग अचानक से कभी भी तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय ले लेते हैं कि कोई काम होने तुरंत हम वहीं पे उसका निर्णय ले लेते हैं, ये सबसे हमारा नियोजन हमें बचाता है। भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने हेतु, यानी भविष्य में क्या उस चीज का सामना करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण है। अगला, नियोजन के मुख्य चरण, कि नियोजन के मुख्य चरण क्या है? तो देखते हैं, नियोजन के मुख्य चरण है उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, सूचनाओं का संचालन व विश्लेषण, नियोजन के आधारों का निर्धारण, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन, और क्या है? कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीका का चयन करना। ठीक है। अगला है नियोजन की विशेषताएं, कि नियोजन की क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं देखते हैं? नियोजन का उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण, नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अगला है नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है? नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा वो लोग ये पेपर में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा गया। अगला है नियोजन की सर्वव्यापकता, नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। सातवां, नियोजन वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन है। आठवां, नियोजन की पारस्परिक निर्भरता होती है। और नौवां है नियोजन सर्वोपरि होती है, मतलब नियोजन सबसे ऊपर होती है। ठीक है। देखिए, संगठन, गृह व्यवस्था का सेकंड जो पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है। संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज शब्द से हुई। ये पूछा जाता है कि संगठन शब्द की उत्पत्ति किससे किससे ऑर्गेनिज्म से हुई, जिसका अर्थ क्या है? शरीर के विभिन्न भाग या अंगों से है। इसका अर्थ शरीर के विभिन्न भाग या अंगों से। ठीक है। शरीर में विभिन्न अंग परंतु सभी अंग, हमारे शरीर में विभिन्न अंग परंतु सभी अंग सम्मिलित रूप से समन्वित होकर कार्य करते हैं। उसी प्रकार संगठन, हमारा संगठन कार्य करता है, जिससे हमारा पूरा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। इसकी परिभाषा कई विज्ञानियों ने दी है, जिसमें मैकफर्लैंड के अनुसार क्या है? एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों को ही क्या कहते हैं? संगठन। अगला क्या है? जेई मिलवर्ड, मिलवर्ड ने क्या है? देखिए, हम मिल से हम लोग समझ सकते हैं, मिलवर्ड से, कि जहाँ हमारे कार्य कर्मचारी कहाँ काम करते हैं? मिल में काम करते हैं। तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मिलवर्ड, कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध क्या कहलाता है? संगठन। ठीक है। मिल में क्या होता है? संगठन होता है। किसका होता है? कार्य एवं कर्मचारी का होता है। आर.सी. डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति
हेतु सहयोग करते हैं। अगला है उर्विक केंद्र, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना, एक व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना है। ठीक है। अगला है संगठन प्रक्रिया के चरण, कि संगठन के कितने चरण होते हैं। तो कितने चरण है, देखिए पहला क्या, क्रियाओं का निर्धारण करना, दूसरा क्रियाओं का समूहीकरण करना, थर्ड है क्या, परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन, चौथा क्या है, अधिकारों को सौंपा जाना, पांचवा क्या है, समन्वय संतुलन व संबंध स्थापित करना। अगला है संगठन का महत्व, कि संगठन की क्या महत्व है। तो इसका महत्व प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि करने से होता है, विभिन्न क्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व होता है, भ्रष्टाचार को रोकना होता है, विकास को बढ़ावा देना होता है, समन्वय को सुविधाजनक बनाना होता है, प्रबंधों के विकास व प्रशिक्षण में सहायता करना होता है, मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाने में होता है, और क्या है, तकनीकी विचारों के अनुकूल उपयोग होता है। ठीक है। अगला क्या है, नियंत्रण। आयोजन संगठन हो गया, हम लोग नियंत्रण पढ़ते हैं। नियंत्रण क्या कहते हैं, ये प्रबंध प्रक्रिया का तीसरा चरण है, कंट्रोलिंग। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। नियंत्रण वह क्रिया है जो कि योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। हम पूछा जाता है कि योजना को कौन क्रियान्वित करता है और संगठन को गति कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, नियंत्रण। संगठन को गति कौन प्रदान करता है, नियंत्रण। और नियंत्रण का क्या अर्थ है, ये अर्थ है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देशों, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो क्यों, इसके क्या कारण है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, इसे सुधारने हेतु प्रयत्न किया जाता है। ठीक है। नियंत्रण का ये अर्थ है। परिभाषा देखते हैं नियंत्रण की। निकिल एवं डार्सी के अनुसार एक ऐसा यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करते हैं। निकिल एवं डार्सी ने यंत्र बताया, नियंत्रण को नियंत्रण को क्या बताया, यंत्र बताया है। ठीक है। अगला है टैरी के अनुसार, जॉर्ज टैरी ने क्या कहा है कि नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता महसूस किए जाने पर उनमें सुधार संबंधी कार्यवाही करना है ताकि योजनानुसार कार्यों का निष्पादन हो सके। टैरी ने क्या कहा है कि मूल्यांकन करना और योजनाबद्ध कार्यों का निष्पादन अच्छे से हो, इसीलिए नियंत्रण किया जाता है। अगला मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि नियंत्रण नियोजन का पक्ष एवं प्रतिरूप होता है। जहां नियोजन मार्ग निर्धारित करता है वहां नियंत्रण उस मार्ग से विचलन पर नजर रखता है तथा पूर्व निश्चित तथा उचित रीति से परिवर्तित मार्ग पर वापस आने की क्रिया का समारंभ करता है। क्या करता है, नियंत्रण। अगला क्या है, अगला हम लोग देखते हैं नियंत्रण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं नियंत्रण की, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। और क्या होता है, नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। जी बिल्कुल, नियंत्रण हमेशा चलती रहती है, सतत चलने रहती है। हम कोई भी कार्य करते हैं उस पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। प्रबंध कोई भी मैनेजमेंट, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो, वहाँ पे प्रबंध के लिए नियंत्रण जरूरी है। बिना नियंत्रण के सारे काम भंग हो जाते हैं। अगला, नियंत्रण तथ्यों पर आधारित है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। जी बिल्कुल, नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है। नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। सातवां, यहाँ प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है। अगला है नियंत्रण के चरण। नियंत्रण के कितने चरण हैं, 3 चरण है। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, जांच करना और समायोजन करना। ठीक है, हो गया ठीक है, नियोजन हो गया। अगला क्या है, अगला लास्ट है मूल्यांकन, वैल्यूएशन, जो हमारा प्रबंध प्रक्रिया का आखिरी चरण है। आखिरी चरण है मूल्यांकन, वैल्यूएशन, जो जिसको क्या कहते हैं, ये प्रबंध प्रक्रिया का चौथा चरण है, जो प्रक्रिया को प्रारंभिक चरण अर्थात नियोजन की ओर ले जाता है।
व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक, परंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। ओपनहीम ने बताया है कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों का परीक्षण करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। और ग्रासर कैंडल ने क्या बताया, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायता होती है। मूल्यांकन के क्या लाभ हैं? हम लोग देखते हैं मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं। योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिलना, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, भविष्य में कार्य करने हेतु उन कठिनाइयों का निवारण करना जो कि पहले आ चुकी है। चौथा क्या है, भविष्य की योजना के लिए एक आधार प्रस्तुत करना। पांचवा क्या, नई तकनीक, सूझ विचार, विधियां एवं उपाय प्राप्त करना। यानी मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के द्वारा ही हमें अपने लक्ष्य में सहायता मिलती है। क्या होती है, हमारे लक्ष्य में सहायता मिलती है। लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मूल्यांकन के द्वारा मिलती है। योजना हमारे अच्छे प्रकार से कंप्लीट होता है किसके द्वारा, मूल्यांकन द्वारा ही। भविष्य की योजना के लिए आधार प्रस्तुत करता है। और नई तकनीकियों, नई टेक्नोलॉजियों का उपाय भी कौन बताता है, मूल्यांकन द्वारा ही हमारे आता है विचार इस चीज का। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, देखिए क्या है, ये देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, अगली योजना के लिए आधार के रूप में, संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए। क्या है ये सारे जो है मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है, तो नई अंतर्दृष्टि के लिए, अगली योजना के आधार के लिए, संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए। इन सब कार्यों का उद्देश्य मूल्यांकन के सारे उद्देश्य हैं। ठीक है। अगला क्या है, अगला है मूल्यांकन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सापेक्ष और निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष क्या है, इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई इसकी तुलना करना। मतलब तुलना करना। सापेक्ष मूल्यांकन क्या, तुलनात्मक विवेचना जहाँ हो, यानी तुलनात्मक विवेचना जहाँ पे की जाती है वो क्या होती है, तुलनात्मक विवेचना, वो होता है सापेक्ष मूल्यांकन। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या है, इस प्रकार के मूल्यांकन में तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मूल्यांकन में देखा जाता है कि योजना कहाँ तक सफल हो पाई है, इसीलिए व्यवहार तौर पर इस मूल्यांकन का बहुत कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। सापेक्ष मूल्यांकन का ज्यादा महत्व, निरपेक्ष मूल्यांकन का महत्व नहीं है। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल, लक्ष्य, स्तर, ये सब चीजें आज हम लोगों ने कंप्लीट की। हमारे टीजीटी में, पीजीटी में, दोनों पेपर या फिर एलटी में यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। इन 2 पार्ट से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को तक के लिए बाय बाय।